हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश और इसमें हम कवर कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स जो कि प्रोज सेक्शन से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। लास्ट टाइम मैंने पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके 8 तक के एक्सट्रैक्ट्स मतलब कुछ लेसन्स के एक्सट्रैक्ट्स मैंने कवर कर दिए थे, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और यहाँ अब कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जिनके एक्सट्रैक्ट्स हमारे पास हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। ये क्या है? इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his ignominy and neglect were due to Kotamangalam Subbu. Subbu was the number 2 at Gemini Studio. He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up मेकअप बॉय हैड। अब देखिए, मुझे बताइए, यहाँ सुबह की बात हो रही है, जैमिनी स्टूडियो की बात हो रही है, तो कौन सा लेसन है ये? लेसन कौन सा हो सकता है? ये लेसन हो सकता है पोएट एंड पेन केक्स, राइट? तो आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज जेलस ऑफ। जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो बॉय था वो किससे जलता था? तो वो किससे जलता था? सुबह से जलता था, है ना, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या थी जेमिनी स्टूडियो में? नंबर 2 की पोजीशन थी, इसीलिए। देन हु वॉज नंबर 2 एट द स्टूडियो? यही पूछ लिया आपसे, तो कौन था? सुबह था, तो सुबह का पूरा नाम है कोटामंगलम सुबू। ठीक है, ये लिख के आना है हमको, पूछेंगे ऑप्शन में, आपको आएगा वहां पर। हु वॉज फ्रस्ट्रेटेड? फ्रस्ट्रेटेड कौन रहता था? चिड़ा चिड़ा सा कौन रहता था जेमिनी स्टूडियो में? अ बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट, एक लड़का था मेकअप डिपार्टमेंट में, वो ऐसे रहता था। जेमिनी स्टूडियो, सॉरी, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पेन केक्स? पोएट एंड पेन केक्स का ऑथर कौन है? अशोका मित्रन, अशोका मित्रन। वॉट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर? एंगर का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा? एंग्री। देखो, हमको एडजेक्टिव फॉर्म टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका पता है क्या है? जो शब्द है उसके पीछे देखो नाउन लग रहा है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, एंग्री मैन, एंग्री मैन, है ना, तो देखो ये मैन क्या है? ये तो नाउन हुआ, ठीक है। क्या इसके जगह आगे एंग्री लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो यहाँ एक मीनिंग निकल के आ रहा है कि यार मैन है, एक व्यक्ति है, मतलब एक आदमी है, वो कैसा है? एंग्री, गुस्से में। तो यहाँ पर लग रहा है मतलब एडजेक्टिव किसको, क्योंकि किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये एक ट्रिक है कि आप लगा के देख लो शब्द के पीछे कि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर का एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। लुइस कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। तो ये तो था आपका एक्सट्रैक्ट जो लिया गया था द इंटरव्यू वाले चैप्टर से। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एलिस इन वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट मतलब किसने क्रिएट करी थी? तो ये लिखी थी लुइस कैरल ने। अभी हमने ऊपर पढ़ा हमने, है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लुइस कैरल ओपिन दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ्स क्रिएट, उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ्स क्या क्रिएट करते हैं लोगों के? तो हॉरर क्रिएट करते हैं। उनको ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरवेंशन हो रहा है, जिनका भी इंटरव्यू किया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से, है ना। हु हैड एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर नेगेटिवली, किसका एक्सप्रेशन नेगेटिव है इंटरव्यूअर्स को लेकर? ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया है लुइस कैरल। लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग रुडयार्ड किपलिंग भी हैं जिन्होंने मतलब इंटरव्यू के लिए नेगेटिव कमेंट्स करे थे। लेकिन अभी हम यहाँ जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वो लुइस कैरल का ओपिनियन हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? लुइस कैरल लगाएंगे। ठीक है, द अबोव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? कौन सा लेसन है? तो ये लेसन है हमारा द इंटरव्यू। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसके क्या है? ऑथर हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 3 पढ़ लेते हैं फटाफट। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years ago, the interview has become a common place of journalism. Today, almost everybody who is literate will have
read an interview at some point in their lives. While from her other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the year, some of them repeatedly. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its function, methods, and merits vary considerably. Some might make quiet, extravagant claims for it being, in its highest form, a source of truth and in its practice and art. Okay, ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ। तो ये कॉमन प्लेस किस में बन गई है? तो जर्नलिज्म में, मतलब जो रिपोर्टिंग वगैरह हम करते हैं, जहाँ से न्यूज़ हम कलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए ये कॉमन चीज़ हो गई है जर्नलिज्म में इंटरव्यू लेना। हर सेलिब्रिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, पॉलिटिशियन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में हमको पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा? इंटरव्यू के थ्रू ही पता चलेगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इंटरव्यूज़ इस तरह से ले लिए जाते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसका इंटरव्यू हो रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ तक भी पब्लिक में क्या हो जाती है, डिस्कस हो जाती है, जो चीज़ पूरी तरह से गलत होती है, राइट। द इंटरव्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड अ लिटिल ओवर डैश ईयर्स अगो। तो कितने साल? अभी हमने पढ़ा ऊपर पैराग्राफ में, कितने? 130 ईयर्स, ठीक है। सम से दैट इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ, बिल्कुल ट्रुथ है। सोर्स ऑफ ट्रुथ हमको कहाँ से पता चलेगा? हमको लगता है ना कि सच तो वही व्यक्ति बता सकता है जिसके साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं या जो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो ये एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है। इंटरव्यू हम जब लेते हैं तो हमको सच्चाई का सही तरीके से पता चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग इंटरव्यू में भी झूठ बोलते हैं, तो इसको पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता। द ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यू डैश कंसिडरेबली वेरी। सबका वेरी करता है, अलग अलग है। अबाउट द इंटरव्यू किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है, तो वेरी करता है। वेरी मतलब डिफरेंट, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, क्या लिखेंगे हम? लिटरेट मतलब जो भी पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। उन्होंने जरूर इंटरव्यू कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा, तो बिल्कुल पता होगा उनको कि क्या होता है इंटरव्यू। चलिए, एक्सट्रैक्ट नंबर 4। And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty space from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. Say you are coming over to my places. You are in elevator, and while you are coming up, I am waiting for you. This interstices an empty space. I work in empty spaces. While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. चलिए, तो ये भी अभी इंटरव्यू से ही रिलेटेड है, इंटरव्यू वाला ही चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर से हमने ये पैराग्राफ लिया है। तो व्हाट इज एंटरसाइड्स का मतलब बताया है, एम्प्टी स्पेस, है ना। यहाँ पर ये शब्द आया था एंटरसाइड्स, और इसका मीनिंग क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है, इन्होंने खुद ने ही इसके अंदर एक्सप्लेन भी किया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है, व्हाट अम्बर्टो इको हैज डन व्हाइल वेटिंग फॉर द इंटरव्यूअर्स एलिवेटर टू कम अप। अम्बर्टो इको क्या करते हैं जब जो इंटरव्यूअर है वो ऊपर आ रहा है, तब तक वो क्या कर लेते हैं? एक आर्टिकल लिख लेते हैं। मतलब उन्होंने क्या बताया, भैया मैं टाइम को मतलब यूज इस तरह से करता हूँ, उसको खाली नहीं छोड़ता। मतलब उतने टाइम में जब तक वो नीचे से ऊपर आ रहा था उसका इंटरव्यू लेने के लिए अम्बर्टो इको का, तब तक उन्होंने क्या लिख लिया? एक आर्टिकल लिख लिया था। हाउ डज इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच? इतना टाइम कैसे मिल जाता है उनको लिखने में? तो वो क्या करते हैं, वो वर्किंग इन इंटरसाइड्स ऑफ टाइम, मतलब वो उस समय काम करते हैं जब उनके पास क्या होती है? स्पेस होती है। जैसे कि इंटरव्यू वाला इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि वो इंटरव्यू लेने आ रहा था और जब तक आया मैं उसका वेट कर रहा था, तो उस वेटिंग पीरियड में मैंने वेट नहीं किया, उसको भी मैंने यूटिलाइज किया, पोटेंशियल बना दिया। तो वर्क करते थे वो एम्प्टी स्पेस में, उनकी लाइफ में जो भी एम्प्टी स्पेस होती थी उसमें भी वो क्या करते थे? काम करते थे। वॉट विल द यूनिवर्स बिकम इफ द एम्प्टी स्पेस इज एलिमिनेटेड? अगर ये जितनी भी खाली स्पेस है पूरी यूनिवर्स में, इसको अगर हम हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा? तो जो ये यूनिवर्स है ना, एक मुट्ठी के बरोबर हो जाएगा। ये इन्होंने बोला है कि एज बिग एज फीस्ट, ऐसा हो जाएगा यूनिवर्स। चलिए, एक्सट्रैक्ट नंबर 5 देख लो। सोफी वॉज हर बैक stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string.
The delicate seeming bow and the crooked back. The evening has already blackened in the window, and the small room was sturdy from the stone and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and dirty washing piled up in the corner. Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Geoff. अच्छा चलिए मुझे बताइए यहाँ सोफ़ी का नाम आया है और जियोफ का भी नाम आया है, तो क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सा चैप्टर है? प्लीज़ ये मैं नहीं बताऊंगी, अगर क्वेश्चन देखते हैं आप मुझे जब तक बताइए, अगर कोई क्वेश्चन आता है नीचे तो हम वो तो कर ही लेंगे, लेकिन तब तक आप मुझे बताइए कौन सा लेसन है. हाउ डिड सोफी फील टू सी द बो विच फास्टन हर एप्रन स्ट्रिंग? तो क्या हुआ, क्या फील किया सोफी ने? शी फेल्ड अशेम्ड है ना, उसको बहुत शेमफुल फील हो रहा था उस समय. ठीक है. नाउ व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्मॉल रूम? जो उनका छोटा सा रूम था उसकी कैसी कंडीशन थी? तो वो कैसा था? स्टीमी. क्या था? इट वाज स्टीमी. What did Sophie do when she felt tightening in her throat? जब उसको अपने गले में बहुत ही tightening लग रहा था, मतलब उसको चॉक्ड फील हो रहा था, तब उसने क्या करा? तो she went out to look for her brother Geoff. कहाँ चलेगी? बाहर अपने ब्रदर को देखने के लिए. Name the writer of this chapter. इस चैप्टर का राइटर कौन है? इस चैप्टर का राइटर है A.R. बार्टन. कौन है? A.R. बार्टन. ठीक है, चलिए 6 नंबर का देख लेते हैं. इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक first. When I saw who it was, I said, excuse me, but aren't you Danny Casey? And he looked sort of surprised and he said, yes, that's right. And I knew it must be him because of he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television. So I asked him for an autograph for little Derek. But neither of us had any paper or pen, so we just talked a bit about the close in Roy's window. He seemed lonely. After all, it's a long way from the west of Ireland. And then, just as he was going, he said, if I would care to meet next week, he would give me an autograph then. Of course, I said I would. चलिए, तो सेम चैप्टर है ये, अभी भी है ना, डैनी कैसी वाला, और जियोफ भी है इसके अंदर कैरेक्टर. अगर आपको कैरेक्टर याद रह जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कौन सा है. तो पहला प्रश्न देख लेते हैं. Who looked sort of surprised? कौन सरप्राइज था? डैनी कैसी. अभी पढ़ा हमने ऊपर. ठीक है. How did Sophie confirm that he was डैनी कैसी? कैसे कंफर्म किया उसने कि यार ये डैनी कैसी है? तो कैसे? उसके एसेंस से, मतलब उसके बोलने के तरीके से. What did Sophie ask डैनी कैसी? डैनी कैसी से क्या पूछा उसने? भैया उसको तो चाहिए था ऑटोग्राफ उसके ब्रदर के लिए, डायरेक्ट के लिए ना. While going, what did डैनी केसी ask her? क्या पूछा डैनी केसी ने? तो क्या बताती है? डैनी केसी ने पूछा कि क्या वो मुझसे मिलेगी वापस? A meeting with her. Extract number 7. After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and he, unceasing drawn of the city, was muffled and distant. It was a place she had often played in when she was a child. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came. She sat down to wait. It was the perfect place. She had always thought so for a meeting of this kind. For those who wished not to be observed, she knew he would approve. Again, same chapter चल रहा है, okay? आफ्टर डार्क वेयर डिड शी वॉक अलॉन्ग? कहाँ? जब डार्क मतलब अंधेरा हो गया था तो किस तरफ वॉक कर रही थी? कैनाल के पास में, है ना, नहर के पास में वो क्या कर रही थी? वॉक कर रही थी. वाई दैट प्लेस वॉज सुटेबल फॉर मीटिंग? मीटिंग के लिए वो वाली जगह सुटेबल क्यों थी? क्योंकि द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंस, क्योंकि वो थोड़ी सी कैसी शांत और मंद जगह थी जहाँ कोई आ जा नहीं सकता, ज़्यादा कोई देख नहीं सकता है, इसलिए वो सुटेबल प्लेस थी. वेयर डिड शी सिट? वो कहाँ बैठती है? ऑन अ बेंच, बेंच पे बैठ जाती है. वाई इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस? मतलब वो प्लेस परफेक्ट क्यों थी दो लोगों के लिए मिलने के लिए? क्यों? क्योंकि नो बडी कुड ऑब्जर्व दैम. वहाँ उनको कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, सिटी से दूर थी, है ना. द ओल्ड मैन वॉज एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter as Ramsjo,
ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, the bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and the last month he had received all of 30 kroner in payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and to went to he went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out three wrinkled 10 kroner bill. This he held up before the eyes of his guests, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. चलिए पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है. मैं पढ़ इसलिए रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा है ना वर्ड्स पे भी ध्यान देंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, इसलिए पढ़ रही हूँ. व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द होस्ट? जो होस्ट था उसका प्रोफेशन क्या था? तो वो कौन था? क्रॉफ्टर था. ठीक है. Then which of these has similar meaning to the word incredulous? तो इसका मतलब होता है doubtful. क्या होता है इसका मतलब? Doubtful, जहाँ आपको शंका होती है किसी चीज़ को लेकर. ठीक है. What did the crofter do with the milk? क्या करता था वो? सप्लाई कर देता डेयरी पर, है ना, सप्लाई कर देता था. From which lesson the above extract has been taken? कहाँ से लिया गया है? तो ये rat trap से लिया गया है. ओके. चलिए, पॉरेज का मतलब क्या है? ये एक तरह का फूड होता है. ठीक है. तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने ये जो लिए हैं आपके जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं, ये विमर्श पोर्टल पे क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है लास्ट सेशन का, वहाँ से मैंने कवर अप किया है. सो मुझे लगता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन दीज पैसेजेस आर इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए और भी अच्छे से लेसन्स को आपको पढ़ना है, कवर अप करना है एंड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी है. थैंक यू बीइंग ऑन माय चैनल एंड शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं पोएम के साथ में. अभी हमने पोएम नहीं करी है क्लास 12th की, हम पोएम भी कवर करेंगे, सारे एक्सट्रैक्ट करेंगे पोएम के. ओके, बाय बाय, टेक केयर.